नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके मेरे प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी का जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 जून को, उसको लेकर लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो यूनिट वाइज चल रही है, जहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिटेल तरीके से समझ रहे हैं और उनसे बनने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है रिवीजन। तो पिछली वाली वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। उसी क्रम में आज भी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले एंशिएंट हिस्ट्री के जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारा ये यूनिट थर्ड है, और यूनिट थर्ड या बोल सकते हैं यूटी टेस्ट थर्ड बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग आज भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने मिनिमम है, लेकिन उनका जो एनालिसिस है उनसे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम है, यानी कि इनपुट का में आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो इस पूरे बीच की जो प्रोसेसिंग है उसको आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया था? यानी कि जो मोहनजोदड़ो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की यहाँ पे बात हो रही है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है, जिसको मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, और इस पर एक मूवी बनी है ऋतिक रोशन की। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है कि कौन सा मोहनजोदाड़ो में नहीं पाया गया था। तो मेसोपोटामिया की जो महर है डेफिनेटली ये पाई गई थी, तो ये तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, जो बृहद स्नानागार है यानी कि ग्रेट बाथ है, ये भी पाया जा गया था। आप अगर उस मूवी को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, विशाल कोष्ठागार है, ये सब पाए गए थे। जो अग्नि की वेदियां हैं ये आपकी मोहनजोदाड़ो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसको समझते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसको दो वर्ग या दो दुर्ग कह सकते हैं, निचला शहर और उचला शहर, ऊंचा वाला शहर, इनको इनमें विभाजित किया गया था। और यहाँ पर बृहद स्नानागार पाया गया था, जिसका जो आकार था वो एक आपके रेक्टेंगल के आकार का था, आयताकार था। ठीक है, और इसका उपयोग क्या करते थे, जब कोई यहाँ पे कोई बड़ी पूजा होनी हो या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होना हो तब इसमें स्नान किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे एक विशाल कोष्ठागार भी मिला है, जहाँ पर वो अपनी खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके रखते थे। और मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं ये, ठीक है, जिनको फियांस के लघु पात्र भी कहते हैं, वो सब भी कहाँ पर पाए जाते हैं? यहीं पर मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो अग्नि वेदियां हैं वो नहीं पाई गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद की पुस्तकें पूछें चाहे आपके मंडल पूछें, ये ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन क्या आता है, मंडल ने आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या है, मंडल भी पूछ लेते हैं, कभी कभी पुस्तक भी पूछ लेते हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो सभी आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और अगर इसमें सूक्त की बात करेंगे तो 1028 सूक्त हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं। सबसे अगर हम बात करेंगे जो वेदों में, जो कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो सबसे जो पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है, और इसकी रचना लगभग 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसमें 10 पुस्तक या 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। और इसमें जो सूक्त हैं उनकी संख्या कितनी है? 1028 है। प्रत्येक मंडल में कई सूक्त होते हैं और अधिकांश मंडल पुरोहित और परिवारों को दिए जाते हैं। जो ग्रंथ हैं हमारे, उनमें देवताओं का आवाहन हो, अनुष्ठान हो, या युद्ध सूक्त हो, या कथा संवाद हो, ये सब के सब आपके ऋग्वेद में शामिल हैं। और जो 9वां मंडल है, जिसको जो भगवान सोम को समर्पित है, इसमें सभी भजनों का संग्रह है 9वें मंडल में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वहीं अगर हम बात करेंगे जो आपका गायत्री मंत्र है, वो भी यहीं से लिया गया है, ऋग्वेद से ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राजा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? बिंबिसार ने किया, अशोक ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, या फिर बिंदुसार ने किया? तो जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, जिनको अशोक महान भी कहा जाता है, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भरपूर तरीके से किया था। अब इनको बारे में थोड़ा समझते हैं। अशोक जो मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे, उनके शासनकाल 265 ईसा पूर्व से 238 ईसा पूर्व तक रहा। और इनके दौरान जो बौद्ध धर्म था वो काफ़ी फला और फूला, और यानी कि कह सकते हैं उसका काफ़ी प्रचार और प्रसार अशोक जी के द्वारा किया गया। मौर्य साम्राज्य अशोक के अधीन पहला प्रमुख बौद्ध राज्य था। अगर आपसे पूछे, क्योंकि इन्होंने ही क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो पहला अगर प्रमुख बौद्ध राज्य की बात करेंगे तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल को माना जाएगा। अब प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म के संपर्क में आया और उसे अपनाया। देखो, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। जब इन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो जन धन की हानि हो रही है, तो इससे ये प्रभावित हुए, और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने शांति का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसके प्रभाव में उन्होंने धर्म के अनुसार जीने और उपदेश देने और अपनी प्रजा और पूरी मानवता की सेवा करने के लिए संकल्प लिया था। उन्होंने कई स्तूपों और मठों का निर्माण भी कराया और स्तंभों को स्थापित भी किया, जिन पर उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षाओं को अंकित किया, जो उन्होंने सीखा है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, जब उन्होंने धर्म रूपांतरण कर लिया, उनकी विजय की धारणा पूरे एशिया में कई बौद्ध दूतों को भेजा गया और उनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की कृषि नहीं की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जौ की खेती होती थी, बिल्कुल होती थी, चावल की भी खेती होती थी, गेहूं की भी खेती होती थी, लेकिन जो गन्ना है, शुगर केन है, इसकी खेती हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं की जाती थी। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी की सबसे पहली खुदाई जो पश्चिमी पंजाब है, इसके हड़प्पा शहर में की गई थी। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? हड़प्पा संस्कृति ग्रिड प्रणाली की तर्ज पर नगर नियोजन की प्रणाली थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये आपकी नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी। और ये इनकी जो गलियां थी वो समकोण पर आकर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड सिटी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और भी इसमें जो नालियां वगैरह हुआ करती थी तो वो सड़कों के अंदर पाई जाती थी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी इनका समय अच्छा था। ठीक है, और इनके समय में जो कृषि और जो आर्थिक जीवन है लोगों का वो काफ़ी डेवलप हुआ। यह पाया गया है कि गेहूं, जौ, मटर सर्दियों में उगाए जाते थे, जबकि चावल, बाजरा और जो उष्ण कटिबंधीय जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में उगाई जाती थी, सेम वगैरह। गन्ने की खेती यहाँ पे नहीं की गई थी। घोड़ा, लोहे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था। भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को यहाँ पे पालतू बनाया जाता था। और अगर विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो कौन कौन से कहाँ पर इनका व्यापार होता था? मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ इनका व्यापार होता था। और हड़प्पा की अगर मूर्तिकला की बात करेंगे तो उच्च स्तरीय कारीगरी यहाँ पर थी। ठीक है, तो ओवरऑल सभी चीज़ों को देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि गन्ने की खेती हड़प्पा कालीन सभ्यता में नहीं की जाती थी, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका कौन सा था? ऋग्वेद है। और इसमें ही इसको कितने भागों में, 10 मंडल बोल सकते हैं या 10 पुस्तकें बोल सकते हैं, इसमें इसको विभाजित किया गया था। और इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक आपका आता है पुरुष सूक्त। तो ये पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? ये आपका ऋग्वेद का सूक्त है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो पुरुष सूक्त है ये किस मंडल में है? ये 10वें मंडल में है। और विवाह जो फंक्शन वगैरह होते थे उनको समय इसका क्या बोलते थे, ज्ञान किया जाता है, या बोलते हैं इनको उच्चारण किया जाता था। ठीक है, पुरुष सूक्त का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है, तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित था? और आज के समय में वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो प्रेजेंट टाइम में ये देखा जाए, पहले तो इंडिया में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है और 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसको विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1980 में किया गया। यह तक्षशिला शहर पंजाब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम डायरेक्शन की ओर स्थित है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहीं पर प्राचीन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय था जो लगभग कब बनाया गया था? 515 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये भी आपको समझना रखना है कि ये कब बनाया गया था? लगभग 515 ईसा पूर्व में बनाया गया था। और उस समय अगर हम बात करेंगे भारत में मौर्य शासन चल रहा था और उस समय जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके समय के ये बनाया गया था। चलिएगा, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है आपके सामने? 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी यानी जिसका नाम है बुद्ध चरित इसकी रचना की थी? तो अश्वघोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष वह कवि हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके काव्य के नाम से जानी जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया गया। मतलब उनकी जो कविता थी, उनका जो गायन या बोल सकते हैं जो लेखन शैली थी वो संस्कृत की कविता में रूप में थी और काफ़ी मनोरंजकपूर्ण और काफ़ी बोल सकते हैं सौंदर्यपूर्ण थी, इसलिए इसको काफ़ी लोकप्रिय मनाया गया। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया, यानी कि अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अश्वघोष किसके दरबार के समय कवि रहे? तो कनिष्क के दरबार के समय कवि रहे। उनका जन्म उत्तर भारत के साकेत में हुआ था। यद्यपि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का साहित्य लोकप्रिय था, लेकिन अश्वघोष ने शास्त्रीय संस्कृत में उनके वर्णन को लिखा जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा। अश्वघोष ने चौथी जो बौद्ध परिषद महायान बौद्ध सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया और व्यवस्थित करने में उनकी हेल्प भी की थी। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन में आधारित एक महाकाव्य है। उन्होंने बुद्ध के सौतेले भाई नंद के रूपांतरण के विषय पर सौदरा नंद भी एक लिखा ताकि वे मोक्ष तक पहुंच सकें। तो ये अश्वघोष के प्रमुख रचनाएं थीं और उनका पूरा वर्णन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चन्हू दड़ो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बंदरगाह था, कपड़ा था, शिल्प कौशल था या खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका जो क्राफ्टिंग थी, शिल्प कौशल था, इसके लिए जो चन्हू दड़ो काफ़ी फेमस स्थान रहा है।
ठीक है। और तो मोहनजोदाड़ो के जो लगभग 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, उनमें से एक छोटी बस्ती थी, ठीक है, 7 हेक्टेयर से कम, कौन, चन्नूदड़ो। यह स्थल लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है, जिसमें मन का निर्माण, सैल काटना यानी पत्थर काटना, धातुकार, मोहर बनाना और भारोत्तोलन आदि चीज़ें शामिल थी। मोतियों को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री होती थी, उसकी विविधता भी इसी यहीं पर मतलब इस्तेमाल की जाती थी। पत्थरों पर चाहे मतलब रंग करना हो, ठीक है, धातुओं से संबंधित जो कार्य मतलब होते हैं, टेराकोटा वगैरह हो गई, पक्की जो मिट्टी की मूर्तियाँ हो गई, ये सारी जो डिजाइन्स होती थी वो चन्नूदड़ो में ही मतलब बनाई जाती थी। कुछ मोतियों को 2 या 2 से अधिक पत्थरों से बनाया गया था, एक साथ कुछ सोने के पत्थरों के साथ पुख्ता किया गया था, और उनके कई भी आकार वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको बेलनाकार, गोलाकार, ठीक है, कई प्रकार के आकारों में निकासी इसकी की जाती थी। ठीक है, तो ये चन्नूदड़ो के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, उनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे संसार दुखों का घर है, ये तो बिल्कुल बताया था उन्होंने। दुख जो होता है वो हमारी कारण के, दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसी कारण जब कार्य नहीं होता तो हम दुख होता है। ठीक है, और यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा जा सकता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा था। तो 4 आर्य सत्रों में से यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, कि यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार समाहित करते हैं, उनमें से कुछ अस्पष्ट भी हैं। संसार में दुख है, दुखों के जो कारण का सत्य है, ठीक है, दुखों के कारण का सत्य समुदाय है, जिस सोसाइटी से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दुख के अंत का सत्य निरोध, और उस मार्ग का सत्य है जो दुखों के अंत की ओर ले जाता है, इसको मग्गा कहा गया। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा सकता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्रों में से ये नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। मेहरगढ़ स्थल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की सबसे पहला प्रमाण दिया था, ये बिल्कुल बात सही है। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर के बारे में अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो जिसमें कृषि के बारे में सबसे पहले बताया गया था वो आपका था मेहरगढ़ स्थान, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यह रावी नदी के पश्चिम में स्थित है, जी नहीं, ये गलत है, ये रावी नदी के पश्चिम में स्थित नहीं, ये सिंधु नदी के पास में स्थित है। इस साइट की खोज 1974 में फ्रांसीसी जो पुरातत्वविद थे कैथरीन जारगे, इनको निर्देशक द्वारा एक पुरातत्व दल पर द्वारा की गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सब सही है, तो ये भी मतलब गलत है, सब सही नहीं है। ठीक है, तो यह रावी नदी के पश्चिम में स्थित है, यही आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। यह एक नवपाषाण युग स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में बोलन दर्रे के पास स्थित है। मेहरगढ़ सिंधु नदी के पश्चिम में और वर्तमान में सिबी, कलात और केटा के पाकिस्तानी शहरों के बीच स्थित है। इस स्थल पर कृषि के आरंभिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेहरगढ़ पर लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले से सभ्यता उपस्थित थी, जो हड़प्पा सभ्यता से लगभग 3500 वर्ष प्राचीन थी। तो मतलब इसके पहले भी सभ्यता मानी जाती थी, कौन? मेहरगढ़ की सभ्यता। इस स्थल में कृषि तकनीकों के विकास और दक्षिण एशिया के प्राचीन पाषाण काल के कृषि जीवन की शैलियों का यहाँ पे खोज की गई थी। इस स्थल की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद कैथरीन जॉर्जे और जीन फ्रांसवा जारेक द्वारा निर्देशित एक पुरातत्व टीम के द्वारा की गई, और 1974 से 1986 के बीच, फिर 1997 से 2000 के बीच लगातार खुदाई यहाँ पे कंटिन्यू रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस क्षेत्र में कृषि, खेती और किसानी के कुछ प्रारंभिक साक्ष्यों का पता लगाया है। मेहरगढ़ पूर्वी नवपाषाण स्थलों के पास स्थलों से मृदभांडों के बीच समानता के साथ खेती, घरेली गेहूं की किस्में और अन्य पुरातत्व कलाकृतियों, कुछ पालतू पशुओं और पौधों से प्रभावित था। तो यहाँ पे उसका डिटेल्ड वर्णन आपके द्वारा यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और खुद से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का सभी लोग जानते हैं मूल नाम कौन था? वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इनका जो अगर हम मूल नाम की बात करेंगे तो इनका जो मूल नाम है वो वर्धमान था। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान लिच्छवी का एक क्षत्रिय राजकुमार था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया, और महावीर के अनुयायी, जिन्हें जैन कहा जाता था, ठीक है, महावीर और उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा थी उसका वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। और लगभग 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनका निधन हो गया था, किनका? श्री महावीर स्वामी जी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक प्रसिद्ध समृद्ध का केंद्र था? तो वो था मथुरा। उत्तर प्रदेश में अगर हम कुषाण काल के शासन की बात करेंगे तो मथुरा एक ऐसा शहर था जो जैन धर्म के समृद्ध केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में उभर कर सामने आया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए जो महावीर स्वामी इसके अंतिम तीर्थंकर थे।
जैनियों के आध्यात्मिक गुरु तीर्थंकर कहलाते थे। मथुरा में जैन धर्म के प्रमाण आज भी मिले हैं। मथुरा और उज्जैन उत्तर भारत में जैनियों के 2 प्रमुख तीर्थ थे। ठीक है, मथुरा और उज्जैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध के ध्यान मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ध्यान को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है, यह भी सही है। यह बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाती है, दाहिने हाथ की पीठ के साथ बाएं हाथ की हथेली और ऊपर उंगलियों के विस्तारित करते हुए आराम करती है। तो यानी कि अगर आप बुद्ध जी की मूर्ति देखेंगे ध्यान के समय में, तो ये जो कंडीशन है उसी को निरूपित करती है, तो ये बिल्कुल सही है। यह मुद्रा आत्मज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद बुद्ध को दर्शाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पहले से ही इसको मतलब शांति के लिए, योग के लिए इस मुद्रा को अपनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने इस मुद्रा को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कोई और बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसमें समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और वही सब दिया गया है। ठीक है, यह आध्यात्मिकता पूर्णता की प्राप्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिकता पूर्णता की प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है, ना कि तुरंत उसके बाद। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद अभय मुद्रा का इशारा दिखाया था। ये भी आपको याद रखना है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने तुरंत उसके बाद कौन सी मुद्रा का इशारा दिखाया था? अभय मुद्रा का इशारा दिखाया गया था। तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो वो थे आपके बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा माना गया। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी, लगभग 185 ईसा पूर्व की बात है। उनके जो पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने उनकी बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर में एक राज्य स्थापित किया, जिसे फिर बाद में शुंग वंश के नाम से जाना गया। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो वो आपका अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय शहरीकरण का युग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी में बड़े पैमाने पर शहरीकरण के साक्ष्य देखे गए हैं। महाजनपदों का निर्माण कई जनपदों के एक साथ मिलकर बड़ी बस्तियों के निर्माण से हुआ था, और अधिकांश महाजनपद जो विंध्याचल पर्वत है इसके उत्तर में स्थित हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की उपस्थिति का उल्लेख है। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। महाजनपदों का उल्लेख महावास्तु, जिसको बौद्ध पाठ के नाम से जानते हैं, और भगवती सूत्र, जिसको जैन पाठ से भी नाम से जानते हैं, इन सब में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज हमने ये 15 क्वेश्चन देखे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, इसमें कुछ मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिक्स्ड थे, तो इनको आपको देखना है। उनका जो एनालिसिस आपने समझा है, इनसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर और टॉपिक वाइज जो यूनिट टेस्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर।